नमस्कार दोस्तों हम सब की चाहत होती है कि हम लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके शेयर मार्केट से वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएं और उसके लिए सबसे आसान तरीका है SIP करना। चाहे आप उसे म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, ETF में कर लीजिए या किसी अपने फेवरेट स्टॉक में कर लीजिए। लेकिन क्या SIP ही बेस्ट तरीका है या उससे भी कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं जिससे कि SIP से भी बेहतर रिटर्न हमें मिल सके और वो करने में आसान हो और कारगर हो? तो जी हाँ, उसी का आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ कि क्या है वो तरीका और हम उसे कैसे कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की स्ट्रैटेजी का नाम है लॉन्ग टर्म अल्फा कंपाउंडर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल सिप करने में और इस LTAC जो इसका शॉर्ट फॉर्म है उसे करने में रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। और करने में ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को पता होता है ये करना है, इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोग वो करते ही नहीं हैं, बस सिंपल सिप करते रहते हैं और उसमें रिटर्न्स आते हैं कम। लेकिन इस तरीके से करने में जो मैं आज आपको बताऊंगा, रिटर्न्स आपके एनहांस हो जाते हैं अच्छे खासे। तो 99% लोग तो नॉर्मल सिप करते हैं जिसमें मंथली कुछ अमाउंट बांध लिया, एक तारीख बांध ली और कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया या ETF सेलेक्ट कर लिया और उसमें हर मंथ उतना उतना पैसा डालते रहते हैं फिक्स डेट पर और उससे वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। बिल्कुल डेफिनेटली होती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन बाकी के 1% जो करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे कि नॉर्मल सिप में बने रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है जो नॉर्मल सिप को बीट करती है अल्फा रिटर्न्स के साथ। अल्फा रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? सपोज नॉर्मल सिप ने आपको 200% का रिटर्न दिया ओवर अ पीरियड ऑफ से 5-10 ईयर्स, लेकिन अल्फा रिटर्न्स में आपको 200 से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो जो फैक्टर है, एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिल रहा है, उसे कहते हैं अल्फा। फिर हम देखेंगे बैक टेस्टिंग से, इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे स्ट्रैटेजी को, और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा टॉप म्यूचुअल फंड्स में और जो कॉमनली नोन ETFs हैं, निफ्टी 50, बैंक बीज वगैरह, उनमें क्या रिजल्ट्स आए होते। और फिर मैंने आपके लिए बनाई है हमेशा की तरह एक शानदार सी गूगल शीट, जिससे आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर पाएंगे। जिस भी म्यूचुअल फंड में, जिस भी ETF में आपको या फिर किसी स्टॉक में करनी हो, मेरी गूगल शीट से आप आसानी से उसे ट्रैक कर पाएंगे। तो नॉर्मल सिप जब मैं कह रहा हूँ, उसमें बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया और एक डेट फिक्स कर ली, वही अमाउंट हम उसी डेट पर हर महीने उस म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। मैं मोस्टली म्यूचुअल फंड नाम लूँगा बिकॉज ज़्यादातर सिप उसी में की जाती है, लेकिन आप इस मेथड के थ्रू ETF में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। और जो गूगल शीट मैंने बनाई है उसको म्यूचुअल फंड हो या ETF हो या स्टॉक हो, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बार बार इतने 3-3 नाम न लेने पड़े, इसलिए मैं मोस्टली म्यूचुअल फंड ही कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल हमने क्या मान लिया कि 10,000 रुपये मैं हर महीने पहली तारीख को इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 1 जनवरी 2026 को मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए, फिर 1 फरवरी 2026 को 10,000 और इन्वेस्ट किए, फिर 1 मार्च को इन्वेस्ट किए, फिर 1 अप्रैल, 1 मई, मतलब हर महीने एक फिक्स तारीख पर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा और फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। तो ये होता है नॉर्मल सिप। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका मैंने नाम रखा है लॉन्ग टर्म अल्फा कंपाउंडर, उसमें क्या होगा, उसमें हम करेंगे सिप और बिड। बिड का क्या मतलब है वो अभी आपको समझाऊंगा। तो नॉर्मल सिप का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि 20,000 सिप हम एवरी मंथ कर रहे हैं ऑन अ फिक्स डेट, वो हो गया नॉर्मल सिप। LTAC जो इस स्ट्रैटेजी का शॉर्ट फॉर्म है, उसमें हम सिप तो करेंगे, लेकिन जो हम नॉर्मल सिप में करते हैं उसका आधा अमाउंट ही हम सिप में यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम बिड्स करते हैं। बिड्स का फुल फॉर्म है बाय इन डिप, मतलब जब उसमें डिप आए तो हम एक्स्ट्रा बाय करते हैं क्योंकि वो सस्ता अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला बिड हम करेंगे जब वो अपने हाईएस्ट प्राइस से 5% गिर जाए, तो हम 20,000 का बिड करेंगे। तो जो भी हमारा सिप का अमाउंट है उसका डबल हमारा बेस अमाउंट होता है बिड का, ठीक है। और ये बिड अमाउंट हम बढ़ाते जाते हैं जितना वो गिरता जाता है म्यूचुअल फंड। तो सेकेंड बिड हम कितने का करेंगे? 40,000 का, जब वो 10% गिर जाएगा अपने टॉप प्राइस से। और ये बिड अमाउंट होगा डबल जो हमने पहले बिड में किया, यानी कि पहले में 20,000 था तो ये 40,000 हो जाएगा। अगर वो म्यूचुअल फंड और गिर जाता है, 15% तक गिर जाता है, तो हम इसे फिर ट्रिपल अमाउंट के साथ और खरीद लेंगे 60,000। तो जो हमारा नॉर्मल सिप है 10,000 का, वो तो चलता रहेगा हर महीने फिक्स डेट पर, लेकिन बिड्स तब किए जाएंगे जब जब म्यूचुअल फंड अपने हाईएस्ट प्राइस से गिरता रहेगा। इसे अभी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक टेस्टिंग शीट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसमें यहाँ पे ETF कोड, चाहे तो आप ETF डाल लें या फिर म्यूचुअल फंड डाल लें या फिर किसी स्टॉक का कोड डाल लें।
इस येलो कलर के बॉक्स में हमें डालना है उसका कोड। तो यहाँ मैंने निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 का ETF है वो यूज़ किया है, और इसकी बैक टेस्टिंग मैंने 10 साल के करीब की है। तो 31 मार्च 2016 से लेके ये कल तक की डेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। यहाँ पे जो भी येलो में आपको दिख रहा है, जब आप अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे तो येलो में दी गई वैल्यूज़ को आप चेंज करके अपना कोई भी पसंदीदा ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक को बैक टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी डेट्स के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए गूगल फाइनेंस में। तो ये शीट क्या करती है, जो भी हम यहाँ डेट्स देते हैं, जो हम ETF का कोड देते हैं, उसका गूगल फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करती है। ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगे हैं इसमें, और फिर उसमें बैक टेस्टिंग रन करती है, उसके भी फॉर्मूलाज लगे हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने डिफाइन किए हुए हैं शीट में ही। फिर हम यहाँ पे सिप का अमाउंट डिफाइन करते हैं कि हम 5000 की तो फिक्स सिप करेंगे महीने की फिक्स डेट पर, और उसका डबल हो जाता है हमारा बिड का अमाउंट। आप चाहें तो इसे बढ़ा घटा के यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि जो भी आप सिप में अमाउंट डालेंगे उसका ऑटोमेटिकली यहाँ बाय इन डिप्स बेस अमाउंट में डबल आ जाएगा। आप बैक टेस्टिंग के लिए इसे 3, 4 टाइम्स या फिर सेम अमाउंट रख सकते हैं जो आपने सिप के लिए किया, लेकिन जो मेरी बैक टेस्टिंग में मैंने देखा, सिप का जो भी अमाउंट है उसका डबल होना चाहिए, उसमें बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, ऑप्टिमम रिजल्ट्स आते हैं। और फिर हम यहाँ डिफाइन करेंगे नेक्स्ट में फर्स्ट टिप कि कितने % अपने टॉप से गिरने पर हमारा पहला बिड होगा। तो जो भी हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे -5% डाला तो उसका डबल यानी कि -10% पे सेकेंड बिड होगा, -15% पे थर्ड बिड होगा, मतलब 5% के गैप में। अगर मैं इस 5% को से -10% कर देता हूँ तो ये जो सेकेंड बिड है वो हो गया 20% का, थर्ड बिड 30% का, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट्स मैंने -5% में देखे ETF के लिए, और म्यूचुअल फंड्स के लिए। स्टॉक में आप करेंगे तो -10% रखिएगा। तो ये सब वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे हो रही है बैक टेस्टिंग। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कर रहे हैं शीट में हम, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हुई, कब इसमें बिड्स आए, कब इसमें सिप होती रही। आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम में हमें डेट दिख रही है 31 मार्च 2016, और उस दिन का निफ्टी 20 का क्लोज प्राइस हमने ऑटोमेटिकली निकाल लिया। मंथ चेंज यहाँ पे ये ट्रैक करेगा कि मंथ नया स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस शीट में जो भी मंथ की लास्ट डेट होगी उस दिन सिप होगी, ऑटोमेटिकली ये ट्रैक होगा। तो यहाँ देखिए 31 मार्च 2016 लास्ट डेट था, तो शीट ने 5000 के करीब इन्वेस्ट कर दिए उस दिन, 64 यूनिट्स खरीद ली, और यहाँ ट्रैक हो रहा है टोटल यूनिट्स कितनी खरीद ली, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो गया, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उसका करंट मार्केट वैल्यू क्या है, उस डेट पर कितना प्रॉफिट लॉस है, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और फिर यहाँ ट्रैक हो रहा है मैक्स क्लोज प्राइस सो फार। मतलब जो भी जिस भी दिन से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से आगे चलकर जब भी नया हाई प्राइस बनेगा, क्लोजिंग को ही हम ट्रैक करेंगे, हम हाई लो वगैरह को नहीं ट्रैक करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो एज सच कोई हाई लो होता ही नहीं है, उसमें तो डेली NAV आती है। ETFs में हाई लो होते हैं, स्टॉक में भी हाई लो होते हैं, लेकिन हम क्लोजिंग प्राइस पे ही सब कुछ ट्रैक करेंगे इस शीट में। ठीक है, तो जब भी कोई हाइयर क्लोजिंग आएगी तो शीट रिकॉर्ड कर लेगी कि एक नया हाइयर क्लोजिंग आया है, और उस क्लोजिंग से अभी का प्राइस कितना गिरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे क्या हुआ, 1 अप्रैल को ETF गिर गया, 78 रुपीज़ 15 पैसा उसका प्राइस हो गया, कल के मुकाबले नीचे गिर गया। तो यहाँ शीट ने ट्रैक कर लिया कि अभी तक के हाईएस्ट प्राइस से वो कितना गिर गया, -1.24%। तो यहाँ पे ये ट्रैक करते जा रही है हर दिन का कि कितना कितना गिर रहा है। जब ये -5% गिरेगा उस दिन शीट बिड को रिकॉर्ड कर लेगी, मतलब पहला बाय इन डिप आ जाएगा। वो देखते हैं कहाँ पे आया, और उसके लिए मैंने कलर कोडिंग भी की हुई है ताकि हमें कलर से ही दिख जाए। इस वाले कॉलम में देखिए रेडी फॉर बिड नंबर 0 चल रहा है, मतलब कोई बिड नहीं हुआ है। जब पहला बिड होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन बिड होने से पहले ही महीना खत्म हो गया तो हमारी नेक्स्ट सिप की डेट आ गई। तो शीट ने नोट कर लिया कि अब नेक्स्ट सिप कर ली हमने अगेन 5000 के करीब, और टोटल हमारी कितनी यूनिट्स हो गई, टोटल इन्वेस्टेड अब हमारा 5000 + 5000 10,074 हो गया। ओके, और ये जो प्रॉफिट लॉस है ये हमारे पोर्टफोलियो का क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे। फिर और नीचे चलते हैं, कुछ नहीं करा हमने बीच में क्योंकि वो उतना गिरा ही नहीं, -5% गिरा ही नहीं है ETF। फिर से एक और महीना खत्म हो गया तो हमने सिप कर ली। तो जो सिप करने का सिलसिला है वो हर महीने के एंड में जो भी आप डेट फिक्स करें उस दिन आप सिप करेंगे। इस बैक टेस्टिंग में तो मैंने कोडिंग लगाई है कि महीने के लास्ट में ही सिप करेगा, लेकिन जो आप अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपकी मर्जी है कि कौन सी डेट को आपको सिप रखनी है। तो उस डेट को आप फिक्स्ड अमाउंट के साथ सिप करते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नीचे और क्या हुआ नेक्स्ट। फिर से एक और सिप हो गई हमारी, अभी तक कोई बिड नहीं हुआ है, एक और सिप हो गई, सिप चली जा रही है। अब सीधा वहाँ चलते हैं जहाँ बिड हुआ। यहाँ देखिए 4 नवंबर 2016 को
ये गिर गया -5.4%। पहली बार ये -5% से ज़्यादा गिरा है अपने हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से। तो इसलिए शीट ने इस दिन रिकॉर्ड कर लिया कि हमने 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि हमारा बिड अमाउंट हमारे सिप के अमाउंट से डबल होता है जो पहला बिड अमाउंट है। तो 10,000 इन्वेस्ट हो गए हमारे। अब देखते हैं कब और गिरा ये। तो यहाँ पे जाके 21 नवंबर 2016 को वो 10% से ज़्यादा गिर गया। तो अब सेकेंड बिड हो गई इसमें। तो यहाँ शीट ने रिकॉर्ड कर लिया कि हमने 20,000 इन्वेस्ट कर लिए। पहले बिड में 10,000 था, सेकेंड बिड में अब वो और सस्ता हो गया तो हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं 20,000। ऐसे ही अगर वो 15% गिरेगा तो हम 30,000 इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपको ऊपर टेबल में यहाँ पे दिख भी रहा है कि पहले बिड में 10,000, सेकेंड में 20,000, थर्ड में 30,000, फोर्थ में 40,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है। सिप एक फिक्स डेट पे होगी, फिक्स्ड अमाउंट के साथ होगी। बिड्स तब होंगे जब वो अपने हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड का हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है, लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस नहीं देखेंगे हम, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड में हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस आ रहे हैं वहां से ये ट्रैक किया जाएगा कि कितना गिर गया और हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो आइए अब इसका ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, इस 10 सालों में क्या रिजल्ट आया, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा परफॉर्मेंस के नीचे। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा हुआ 12,02,053 रुपीज़। उसकी करंट मार्केट वैल्यू, मतलब जो लास्ट डेट हमारी बैक टेस्टिंग की थी उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू हुई 24,65,041 रुपीज़। ड्यूरेशन यहाँ पे आ रहा है ईयर्स में 10.12 ईयर्स। तो अप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा 12,73,002 रुपीज़, मतलब जितना पैसा हमने लगाया उसके ऊपर कितना बनाया वो है ये अमाउंट 12,73,002 रुपीज़। और इसको एब्सोल्यूट परसेंटेज में देखें, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दे जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो है 105.9%। और XIRR, क्योंकि जहाँ पे हम सिप करते हैं एनुअली हमारे पास किस तरह के रिटर्न्स आए वो XIRR हमें निकाल के देता है। तो इसका XIRR आ रहा है 13.63%। ओके, अब यहाँ नीचे मैंने आपको नॉर्मल सिप के रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। तो जिस दिन इस हमारी स्ट्रैटेजी में सिप हुई वो सिप तो फिक्स्ड है ही कि 5,000 हमारा मंथ एंड में इन्वेस्ट होता रहा। उन्हीं डेट्स पर नॉर्मल सिप में हमने 10,000 इन्वेस्ट किया। यहाँ पे 10,000 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ बाय एंड डिप्स तो करते नहीं है। तो जो भी आपके मन में होगा कि ओके नॉर्मली मैं मंथली इतना सिप कर सकता हूँ, नॉर्मल सिप अगर आप 10,000 की कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी में सिप हाफ हो जाती है 5,000, क्योंकि हमें बाय एंड डिप्स भी करने हैं तो उसके लिए हमें पैसे बचाने भी हैं। जब बाय एंड डिप्स आएगा तब हम वो बचे हुए पैसे या फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं, आपके लगेंगे भी, क्योंकि सस्ता जब अवेलेबल है, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए आप लगाइए। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको अल्फा रिटर्न्स मिलेंगे, जो इस एग्जाम्पल में आपको दिखेगा भी। तो नॉर्मल सिप में कितने इन्वेस्ट हुए 12,29,459 और उसकी मार्केट वैल्यू हुई 22,71,248 10 सालों में। तो इसके रिटर्न्स 84.74% और अगर XIRR की बात करें तो 11.7%। अब इन दोनों को कंपेयर करें कि हमारा जो मेथड है उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, ये माइनस में आ रहा है। आप देखेंगे टोटल अमाउंट को आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो ऊपर का अमाउंट जो हमारी स्ट्रैटेजी का अमाउंट है वो कम है और नॉर्मल सिप का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना वोलाटाइल रहा उस पीरियड में हमारा जो भी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला बैक टेस्टिंग है निफ्टी 20 का, उतना वोलाटाइल नहीं था वो, तो हमारा जो नॉर्मल सिप में अमाउंट जाता और जो हमारे स्ट्रैटेजी में गया, स्ट्रैटेजी में कम गया, ठीक है, -27,000। लेकिन आप रिटर्न देखेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया है 2,31,213। इन्वेस्टमेंट कम लगी लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा रिटर्न बना पाए। तो यही है इसका अल्फा फैक्टर। तो यहाँ पे ये अल्फा रिटर्न जनरेट करता है। जहाँ नॉर्मल सिप ने 84.74% का रिटर्न दिया 10 सालों में, वहीं हमारा स्ट्रैटेजी ने दिया 105.9%। और XIRR भी देखेंगे तो आप इसका ही ज़्यादा मिलने वाला है आपको हमारी स्ट्रैटेजी का। और ये नॉर्मल सिप कहाँ ट्रैक हो रही है? राइट हैंड साइड में मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ पे नॉर्मल सिप की सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं जब आप अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ मैंने दिए हैं एग्जाम्पल फॉर बैक टेस्टिंग, कुछ एग्जाम्पल जिनको आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट कोड हमें डालना होता है, किसी ETF का डालना है आपको, ETF यहाँ पे डाल लीजिए। अब हम चेक करते हैं म्यूचुअल फंड का। तो मैंने यहाँ उन म्यूचुअल फंड को चूज़ किया है जिन्होंने 10 सालों में टॉप परफॉर्मेंस दी है, और उनमें से सबसे टॉप में मुझे मिला निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड।
ये रिजल्ट्स मैंने निकाले हैं टिकर टेप से, वहाँ पे बहुत अच्छा स्क्रीनर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CAGR ऑफ 10 ईयर्स, टॉप में आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें मैंने इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स को यूज़ किया है, और म्यूचुअल फंड्स मैंने वही लिए जिनका AUM 10,000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो इनमें टॉप में आया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो उसको आप गूगल फाइनेंस पे जाके, जिसका भी आपको सर्च करना है, गूगल फाइनेंस पे जाइए, ये गूगल की वेबसाइट है google.com/finance। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी स्टॉक को, ETF को या म्यूचुअल फंड को, और फिर सर्च करने के बाद उसका कोड आपको मिल जाएगा। कुछ कोड्स मैंने ऑलरेडी शीट में दिए हैं रेडीमेड, ताकि आप यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके बैक टेस्टिंग कर सकें। तो ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। तो इसका मैंने यहाँ से कोड ले लिया और ये येलो वाले बॉक्स में उसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये गूगल फाइनेंस से इसका डेटा डाउनलोड होगा, सारी बैक टेस्टिंग इस पर रन होगी और हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। ओके, तो राइट हैंड साइड में चलते हैं। इसमें क्या हुआ है देखिए, नॉर्मल सिप में लगे हैं 12,24,930, जो कि हमें रिटर्न दे रहा है 225.81%। और हमारी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट हुए 14,06,397 और उसका रिटर्न आया 282.84%। तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हमारी, सिर्फ 1,81,468 कंपेयर टू नॉर्मल सिप, लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न हम कितना बना पाए, 12,11,955, जो कि ये जो एक्स्ट्रा हमने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न है 668%। नॉर्मली इस सिप ने 225% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हम इन्वेस्ट कर पाए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, उसके रिटर्न्स हैं 668। ओवरऑल का रिटर्न तो ऊपर आ रहा है 282। तो इस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स, एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न्स जनरेट करने की पावर है इस स्ट्रैटेजी में, और सिंपल है बहुत फॉलो करना। तो कमेंट में बताइएगा कैसे लगी आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट, कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं बाकी की गूगल शीट आपको समझाता हूँ कैसे यूज़ करनी है अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए। तो ये गूगल शीट, तो इस गूगल शीट में सबसे पहले आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी का टैब एज़ यूजुअल, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं कि कैसे कैसे इस शीट को यूज़ करना है। और फिर यहाँ ओरिजिनल शीट का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं इस शीट में कोई अपडेट करता हूँ फ्यूचर में, उस अपडेट को लेने के लिए आप यहाँ से ओरिजिनल शीट का लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल शीट खुल जाएगी। उसकी कॉपी बना के आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और अपना डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पुरानी शीट से नई शीट में। और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है उसके इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में है, जो लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बैक टेस्टिंग, वो एक टैब की तरह है जो मैंने अभी आपको दिखाया, नीचे एक बैक टेस्टिंग का टैब दिख रहा है, वहाँ से बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। और फायर इन इंडियाज़ वीडियो प्लेलिस्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी की जो वीडियो प्लेलिस्ट होगी उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आप कभी भी क्विकली रिव्यू करना चाहें इस वीडियो को, इस स्ट्रैटेजी को, तो मेरा वीडियो यहाँ से खोल के देख सकते हैं। और सबसे नीचे मैंने दिया है उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी को कैसे कंपेयर करके, कैसे समझना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो और एक शीट बनाई है जिसके थ्रू आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला टैब। फिर नेक्स्ट टैब है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप ट्रैक करेंगे अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को, और एक शीट में एक म्यूचुअल फंड या एक ETF या एक स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा करना है, सिंपली यहाँ इन्वेस्टमेंट पे ये जो एरो दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। ये शीट डुप्लीकेट हो जाएगी। देखिए नीचे अब दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट और एक कॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्हें आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी 20 के लिए है, इसका नाम निफ्टी 20 रख लीजिए। पहला वाला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए है, उसका नाम म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, जो भी नाम आपको कन्वीनियंट लगता है वो डाल सकते हैं। इस शीट में डिटेल्स आपको क्या क्या भरनी है, यहाँ पे डालना है कोड जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं। वो ETF हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो कोई स्टॉक हो सकता है। म्यूचुअल फंड कौन सा सेलेक्ट करें, ETF कौन सा सेलेक्ट करें, वो उस पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। जो भी आपको लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म का मतलब है 5, 10, 15, 20 साल, इतना लॉन्ग टर्म जो भी आपको रखना है उसको सेलेक्ट करें। और कोड यहाँ पे कौन सा डालना है, जो गूगल फाइनेंस पे होगा। तो गूगल फाइनेंस का वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, इस पर हवर करेंगे और यहाँ गूगल फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो गूगल फाइनेंस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोड, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल, हाँ देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सारे जो भी इनके पास अवेलेबल हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका पेज खुल जाएगा और सबसे टॉप में यहाँ पे आपको उसका कोड मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आप यहाँ से कोड कॉपी कर रहे हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक स्पेस होता है, वो स्पेस डिलीट करने के बाद आपको शीट में डालना है। जैसे यहाँ से मैंने कॉपी किया, वैसे आप ये स्पेस के बाद जो है वो भी कॉपी करेंगे तो भी शीट इसका डेटा पुल कर लेती है। तो मैं इतना ही कॉपी करता हूँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट शीट में आके इसको रिप्लेस कर देता हूँ उस कोड से। ठीक है, तो अब शीट उसका डेटा निकालने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो वापस मैं निफ्टी बीजी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है उसका म्यूचुअल फंड, ETF या स्टॉक का कोड। स्टॉक का अगर आप डाल रहे हैं तो NSC का प्रीफिक्स, जैसे मैंने निफ्टी 20 डाला है NSC प्रीफिक्स के साथ, NSC का प्रीफिक्स ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक कोड गूगल फाइनेंस पे US में भी सेम टिकर के साथ ट्रेड करते हैं। जैसे इन्फोसिस का INFY, अगर खाली आप वो डालेंगे तो ये US का डेटा डाउनलोड कर लेगा। तो NSC का प्रीफिक्स ज़रूर लगाइएगा ताकि हमारे NSC से डेटा आए उसका। फिर आपको डालना है कितना आप सिप अमाउंट रखना चाहते हैं मंथली, और जो भी आप सिप अमाउंट रखेंगे उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डबल आ जाएगा बाय एंड डिप बेस अमाउंट। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं कितना अमाउंट आपको रखना है। और फिर आपको उसके बगल में ही बताना है कि कितने परसेंटेज पे आपको बिड सिग्नल्स मिले, 5% के गैप में मिले, 10% के गैप में मिले, 3% के गैप में मिले, वो परसेंटेज बस आपको फर्स्ट में डालना है। बाकी का जैसे पहले में मैंने -5 डाला है तो सेकंड में -10, थर्ड में -15, ये 3 यहाँ पे दिए हैं मैंने। बाकी का शीट अपने आप ट्रैक करती है ऑटोमेटिकली, चौथा, पांचवा, छठा, वो सब कुछ शीट में ट्रैक हो जाता है। सिर्फ 3 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिए हैं कि पहला अगर आप जितना रख रहे हैं तो दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा। जैसे अगर मैं -5 को -3 करता हूँ तो दूसरा हमारा -6 हो जाएगा, तीसरा -9, तो उसका टेबल चलेगा। जो भी आप नंबर डाल रहे हैं 3 का टेबल चलेगा। और ये माइनस में ज़रूर डालिएगा क्योंकि हम गिरने पर बाय करना चाहते हैं। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो आपको बिड सिग्नल नहीं आएंगे, सही से नहीं आएंगे। मेरा रिकमेंडेशन है ETF और म्यूचुअल फंड्स के लिए कर रहे हैं तो -5% इज़ गुड। अगर आप स्टॉक के लिए करेंगे तो -10% इज़ गुड, बिकॉज स्टॉक्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ओके, बाकी जो येलो में नहीं है उनको चेंज नहीं करना है, उनको वैसे ही रहने देना है आपको। फिर आपको आना है यहाँ पे बाय डेट, बाय प्राइस, बॉट यूनिट्स और बिड नंबर, ये फिल करने हैं। ये कैसे करने हैं, जिस भी दिन आप बाय कर रहे हैं उसकी डेट डाल लीजिए, जिस प्राइस पे आपने बाय किया वो डालिए, कितने यूनिट्स आपने बाय किए वो डालिए। अगर वो बिड है, अगर वो सिप है, दो ही टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए, या तो सिप किया होगा या फिर बिड किया होगा। अगर सिप है तो बिड नंबर खाली छोड़ देना, जैसे मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है, कुछ नहीं डालना है। और अगर आपने किया है बिड, बाय इन डिप, तो वहाँ पे नंबर डालना है कि मैंने पहला बिड किया, दूसरा बिड किया। तो यहाँ पे शीट ट्रैक करती है मैक्स प्राइस सो फार ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट डाला, जब आप इस पे हवर करेंगे तो ये नोट पॉपअप हो जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो मैक्स प्राइस कितना रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड में, वो शीट ऑटोमेटिकली निकाल लेती है। जब जब नया मैक्स क्लोजिंग प्राइस बनेगा, ये हाई प्राइस नहीं है, ठीक है, क्लोज प्राइस है। चाहे आप म्यूचुअल फंड करें, स्टॉक करें या ETF करें, ये क्लोज प्राइस को ही ट्रैक करेगा, हमें हाई लो से कोई मतलब नहीं है। तो कितना हाईएस्ट क्लोज प्राइस गया है वो शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है। और अगर नया हाई क्लोज प्राइस बनता है, जब वो टॉप बनाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फॉर्मूलाज लगा रखे हैं यहाँ पे। और हमारा करंट मार्केट प्राइस उस मैक्स प्राइस से कितना गिरा हुआ है वो परसेंटेज में यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो टॉप में चल रहा है, मतलब नया मैक्स बना है, तो ये 0% होगा, नहीं तो ये कुछ माइनस में आपको दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल निफ्टी 20 की बात करें तो वो अपने हाईएस्ट क्लोज प्राइस, और ये ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई का क्लोज प्राइस नहीं है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड है, जो कि मेरा 5 जन 2026 से स्टार्ट हुआ है, इस शीट में जो एग्जांपल मैंने दिया है, उस ड्यूरेशन में कितना मैक्स क्लोज प्राइस गया है वो ट्रैक करते हैं हम। बिड साइकिल रीसेट डेट वो है जब नया मैक्स बनेगा। जब जब नया मैक्स बनेगा हमारा बिड साइकिल रीसेट हो जाता है और वो दोबारा से 1 बिड 2 बिड देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 बिड्स कर लिए हैं, क्योंकि निफ्टी 20 पहले 5% गिरा 4 मार्च को, और फिर 13 मार्च तक वो 10% गिर गया। तो ये 2 बिड्स हो गए, लेकिन 15% तक नहीं गिरा, तो थर्ड बिड नहीं आया। अब जब निफ्टी 20 अपना नया हाईएस्ट क्लोज प्राइस आएगा उसका कंपेयर टू द 5 जन क्लोज प्राइस, तो शीट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगी कि इसने एक नया हाई बना लिया है, और उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी 5 जन 2026, और यहाँ पे उसका क्लोज प्राइस आ जाएगा जो भी इस पीरियड में हाईएस्ट क्लोज प्राइस रहा है। और वो हाईएस्ट क्लोज प्राइस आते ही फिर से शीट ट्रैक करेगी कि आपको नए सिरे से पहला बिड करना है,
अगर वो वहाँ से 5% गिरता है, अगर 10% गिरता है तो सेकंड बिड करना है, और उसके बाद जब फिर से दोबारा एक नया हाई क्लोज बनेगा तो शीट ये डेट और प्राइस रीसेट कर देगी और वहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी कि अब कितना गिरा है और आप उसके हिसाब से बिड्स करेंगे। और सिप और बिड रिकॉर्ड करना आपके लिए बहुत आसान है। आप चाहें तो मैनुअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं बाय डेट, बाय प्राइस, बॉट यूनिट्स एंड बिड नंबर। कोई नोट्स लेने हैं आपको तो आप नोट्स वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। और सिप, जिस भी दिन आपकी सिप आएगी, ठीक है, यहाँ पे सिप वाला कॉलम में हमेशा डिटेल आती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया कि आप डेट बताएं और उस दिन सिप आए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिप को उस दिन मिस भी कर देते हैं। तो अगर मैं डेट वाला यहाँ पे डाल देता तो अगर आपने सिप मिस कर दी, शीट के लिए वो ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे हमेशा आता रहेगा सिप में, जिस भी दिन हम शीट खोलेंगे उसकी डेट ऑटोमेटिकली आती है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आता है, और कितना अमाउंट आपने सिप में डाला है और अभी का प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से कितने यूनिट्स आपको परचेस करने हैं ताकि उतने अमाउंट के थोड़ा ऊपर इन्वेस्ट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली शीट ट्रैक करती है। सपोज आज मेरी सिप होती तो मैं ये बाई करता 38 यूनिट्स, और सिप रिकॉर्ड करने के लिए चाहूँ तो मैं मैनुअली यहाँ पे डेट टाइप कर सकता हूँ, प्राइस और बॉट यूनिट्स, या फिर ये वाला कॉपी पेस्ट करना है मुझे तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इन 3 चीज़ों को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली ये कर सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं इस सिप बटन को दबा सकता हूँ। इसके पीछे ऐप स्क्रिप्ट लगी है जो ऑटोमेटिकली ये कॉपी करेगी और वहाँ सबसे लास्ट रो में पेस्ट कर देगी। करके दिखाता हूँ आपको। और जब आप इसे पहली बार रन करेंगे इस बटन को, ऐप स्क्रिप्ट को, और ये सिर्फ लैपटॉप पे या फिर क्रोम ब्राउज़र में रन होती है। अगर आप शीट्स ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐप स्क्रिप्ट्स इस तरह से रन नहीं होती हैं। फ्यूचर में मैं उसका भी अपडेट लेकर आने वाला हूँ जो मोबाइल में भी आप आसानी से ऐप स्क्रिप्ट्स यूज़ कर पाएंगे। तो सिप बटन पे क्लिक किया, अब ये डेटा कॉपी करेगी और लास्ट रो में ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगी। और बिड में डेटा तभी आएगा जब बिड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अभी देखिए खाली आ रहा है क्योंकि ये बिड के लिए एलिजिबल नहीं है। सपोज़ मैंने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती, ये डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इनफैक्ट ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिप्स रिकॉर्ड करी हुई हैं लेकिन कोई बिड नहीं किया अभी तक, और शीट को पता है कि अभी -9.63% गिरा हुआ है। तो देखिए ये रेड कलर में ऑटोमेटिकली आ गया है कि मुझे बिड करना है, कितने अमाउंट का बिड करना है, किस प्राइस पे बिड करना है, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। तो यहाँ पे बिड बटन दबाइए, आपका बिड रिकॉर्ड कर लेगी शीट सबसे लास्ट रो में, ये देखिए। और क्योंकि ये बिड है तो बिड नंबर कॉलम में बिड नंबर डाल दिया कि कौन से नंबर का बिड किया है। अब शीट को पता है कि 1 नंबर का बिड हो गया, बिड वो रेकमेंड नहीं कर रही है, वो खाली हो गया। अगर यहाँ पे 1 नहीं डाला होता तो वो फिर भी बिड रेकमेंड करती रहेगी क्योंकि शीट इसे सिप की तरह ट्रीट करेगी, बिड की तरह नहीं ट्रीट करेगी। तो बिड नंबर फिल करना ज़रूरी है। और फिर राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मंथ वाइज डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस मंथ में आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और राइट साइड में ये सब ट्रैक कर रहा है कि हाईएस्ट क्लोज प्राइस कब का है, बिड साइकिल कब रीसेट हुई है। इसको आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पे मैंने हाइड के लिए ये माइनस बटन दिया है, इसे क्लिक कीजिए, वो हाइड हो जाएगा क्योंकि उसे आपको देखना नहीं है, वो सिर्फ शीट की रेफरेंस के लिए है। अगर आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है। उसे डिलीट मत कीजिएगा एरिया को, सिर्फ हाइड कर देना जैसे मैंने दिखाया हाइड कैसे करना है वो बटन पर क्लिक करके। और सबसे ऊपर इस शीट में आपको ये डिटेल्स मिलेगी कि अभी आपका करंट टोटल यूनिट्स होल्डिंग में कितने हैं, कितने यूनिट्स आपने बाय कर रखे हैं, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया है, एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, नोशनल प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, माइनस में है तो लॉस चल रहा है, प्लस में है तो प्रॉफिट चल रहा है, नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, और XIRR क्या चल रहा है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रैक होकर ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट शीट। और वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसे आप सेल करेंगे तो बहुत बहुत आगे जाके, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी और सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको सेल करना पड़े। तो सेल रिकॉर्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे सोल्ड शीट भी दी हुई है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले में स्क्रिप्ट कोड डाल देना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट शीट में डाला था वो वाला कोड। ठीक है, बाकी का डेटा यहाँ से कॉपी कर लेना पूरा, यहाँ पे मार्क्ड है कॉपी पेस्ट दिस डेटा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टैब। बाय डेट से लेके एवरेज प्राइस तक ये इन्वेस्टमेंट टैब से कॉपी कर लेना है। और सेल प्राइस में लास्ट वाली एंट्री के आगे लिख देना है कितने में आपने सेल किया, किस डेट को सेल किया, और उस दिन तक आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो गया था। फिर शीट निकाल लेगी आपका होल्डिंग डेज, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको ब्रोकरेज भी ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस DP चार्जेस जो भी आपको लगा है वो यहाँ पे डाल सकते हैं मैनुअली।
इनकम टैक्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फॉर्मूला लगा है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए नहीं है ये शीट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो कुछ यूनिट शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं, कुछ यूनिट्स लॉन्ग टर्म में बेची हो सकती हैं। तो इस टैक्स को आप ITR के लिए मत यूज़ कीजिएगा, ये सिर्फ एक रफ फिगर है आपको, ताकि पता हो कि टैक्स लगभग कितना लगा होता। आप इस फॉर्मूला को अपडेट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, या मैनुअली टैक्स भर भी सकते हैं अगर आप टैक्स को ट्रैक करना चाहते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ बैक टेस्टिंग शीट हम देख ही चुके हैं। FAQ शीट, तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, मैं FAQ पेज में बैकएंड में डालता हूँ और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। उसे अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसे। यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, सब कुछ गायब हो जाएगा और फिर Ctrl+Z दबाइए, Ctrl+Z। उसके बाद ये दोबारा से डेटा फेच करके यहाँ पे डाल देगा। तो अगर मैंने कोई नया क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर डाला है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और चेंज लॉग में आपको दिखेगा कि इस शीट को मैंने कब बनाया, अगर इसमें कोई चेंजेस किए तो वो चेंजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि चेंज क्या किया, किस रीज़न से चेंज किया, कौन सी शीट अपडेट करी। अगर वो सिंपल चेंजेस होते हैं तो मैं सेल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है, ताकि आप अपनी शीट में जाके न्यू वैल्यू यहाँ पे एंटर कर लें और आपकी शीट बिना नई कॉपी बनाए अपडेट हो जाए। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स चेंज है तो मैं यहाँ डैश 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 डाल देता हूँ, ताकि आप पूरी शीट की ही कॉपी बना लें। और अगर कोई रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है इस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका लिंक यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी लॉन्ग टर्म अल्फा कंपाउंडर की स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग बहुत समय से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बनाइए बनाइए, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको बनाया है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे महेश सर, जो मेरे गुरुजी हैं, उनकी इंस्पिरेशन होती ही होती है। इसको मैंने PKP स्ट्रैटेजी से इंस्पायर होकर बनाया है। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी बताइएगा, और जो इसे परचेज़ करना चाहते हैं, इसका परचेज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।